इकोनॉमिक्स हम लोग शुरू किए हैं। क्या शुरू किए मेरे भाई? इकोनॉमिक्स, और हिंदी में बोलते हैं इसको अर्थशास्त्र। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अर्थशास्त्र। इस चीज को समझिए, हिंदी में इसको बोले हैं अर्थशास्त्र मेरे भाई, हिंदी में इसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। इसी बात को आपको समझना है। अब हमें पढ़ना है स्पेशली अर्थशास्त्र के बारे में। अब हमें स्पेशली पढ़ना है अर्थशास्त्र के बारे में। तो अर्थशास्त्र क्या है मैंने आपको बताया। आरआरबी एनटीपीसी में मेरे भाई एक सवाल पूछा था। आरआरबी एनटीपीसी में सवाल पूछा कि अर्थशास्त्र किसकी शाखा है? तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की। किसकी? सामाजिक विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मेरे भाई सुनना, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत, ध्यान से समझिएगा। अर्थशास्त्र की सबसे पहले तो ये समझिए कि किसकी शाखा है? सामाजिक विज्ञान की शाखा। अब उसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? जिसके अंतर्गत हम लोग करते हैं मेरे भाई उत्पादन। क्या करते हैं? उत्पादन यानी प्रोडक्शन। उपभोग यानी कंजम्पशन। उपभोग यानी खाते हैं। प्रोडक्शन होता है, उपभोग होता है, फिर क्या होता है? विनिमय होता है। विनिमय, विनिमय का मतलब क्या? विनिमय का मतलब एक्सचेंज, आदान प्रदान, ठीक है, विनिमय होता है। साथ ही साथ मेरे भाई और क्या होता है? वितरण होता है। वितरण, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, इत्यादि यानी इट्सेट्रा। इस सब का इसके अंतर्गत एक्सेट्रा का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। मेरे दोस्तों समझना, यहां पे उत्पादन होता नहीं है, उत्पादन होता नहीं है, उपभोग होता नहीं है, विनिमय होता नहीं, इन सब के बारे में थियरी बनाई जाती है, अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। यहां पे कुछ भी चीजें हुई नहीं, सिर्फ क्या हुआ? स्टडी हुआ। स्टडी हुआ। क्या हो रहा है मेरे दोस्तों? स्टडी हुआ। तो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस in which the study of these things are done, in which the study of production, consumption, exchange and after that distribution, इन सब का अध्ययन किया जाता है, एक रूपरेखा तैयार की जाती है, एक थियरी बनाया जाता है। ये क्या कहता है? ये अर्थशास्त्र कहता है। समझिएगा, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है? अर्थशास्त्र एक थियरी है, थियरी समझ रहे हैं ना, स्टडी होती है उसमें। और अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था में ये चीजें होती हैं, उत्पादन हो रहा है मतलब अर्थव्यवस्था है, उपभोग हो रहा है, किया जा रहा है, खाया जा रहा है, पिया जा रहा है, तो ये उपभोग हो रहा है मतलब ये अर्थव्यवस्था का पार्ट है। विनिमय यानी एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, आयात निर्यात हो रहा है, तो ये हो रहा है ना, तो ये भी किसकी व्यवस्था? ये भी अर्थव्यवस्था की व्यवस्था है मेरे भाई। अगर इन सब का सिर्फ स्टडी किया जा रहा है, फार्मूला बताया जा रहा है, थियरी बताई जा रही है, बनाई जा रही है, स्टडी किया जा रहा है, तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा? अर्थशास्त्र। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो एसएससी की तैयारी करते हैं, एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, इन सब की तैयारी करते हैं, पूछते सर मैं तो इकोनॉमिक्स, सर मेरा इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा। सर इकोनॉमिक्स से कितने सवाल आएंगे? मेरे भाई इकोनॉमिक्स से सवाल आते नहीं है। इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो टकले हो जाओगे पूरी तरीके से, मेरी तरह मैं बता रहा हूं, एक भी बाल सर पे बचेगा नहीं। इकोनॉमिक्स थियरी होता है, उसको सिर्फ पढ़ना होता है, स्टडी होता है, और यहां पे आपको पता चलेगा कि कितना उत्पादन हुआ, कितना उत्पादन कम हुआ, ये सारी चीजें। तो आई होप ये चीज समझ आई होगी, आई होप समझ आई होगी। तो आप लोग बताते रहिएगा कि सर समझ आ रहा है, और आप लोग पूछते भी रहिएगा कि सर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये तो मेरे दोस्त बड़ी पुरानी डेफिनेशन थी। ये क्या थी? बहुत पुरानी डेफिनेशन थी अर्थशास्त्र की। एक नई डेफिनेशन, नया उदाहरण वर्तमान समय में, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि समय के साथ साथ चीजों की परिभाषाएं बदलती रहती हैं। समय के साथ साथ चीजों की परिभाषाएं बदलती रहती है। तो न्यू डेफिनेशन यानी नई परिभाषा क्या? अब इसके अंतर्गत परिभाषा तो वही है, सामाजिक विज्ञान की शाखा है, लेकिन उसके अंतर्गत जो स्टडी हो रही थी वो कुछ चीजें बढ़ गई। जैसे अब इसके अंतर्गत राजस्व की भी स्टडी होती है। राजस्व यानी रेवेन्यू मेरे भाई, राजस्व यानी रेवेन्यू। साथ ही साथ इसके अंतर्गत बैंकिंग आता है,
साथ ही साथ इसके अंतर्गत बैंकिंग आता है, ठीक है, बैंकिंग भी आता है, बैंकिंग की भी स्टडी होती है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार आता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार या अंतरराष्ट्रीय विनिमय, अंतरराष्ट्रीय व्यापार या अंतरराष्ट्रीय विनिमय, इंटरनेशनल ट्रेड, इस पे अध्ययन होता है। एक बार अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो एक बार जल्दी से ये बता दीजिए कि सर आवाज भी क्लियर आ रही है और आपको समझ भी आ रहा है। एक बार जल्दी से बता दीजिए कि फिर नहीं तो मैं फिर से चेक करवाऊं। इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सचेंज, मेरे भाई। तो देखिए पहले किसका अध्ययन किया जाता था? प्राचीन समय में जो बातें थी, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण। यानी उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, उपभोग का मतलब कंजम्पशन, विनिमय का मतलब एक्सचेंज और वितरण का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। इन सब की स्टडी की जाती थी। वर्तमान समय के जो डेफिनेशन आ गया, रेवेन्यू की भी स्टडी होती है, बैंकिंग की भी होती है, इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सचेंज की भी स्टडी होती है, इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सचेंज की भी स्टडी होती है। तो इतनी चीज समझ में आई। तो ये तो कुछ बेसिक बात थी मेरे दोस्त। क्या है हमारा इकोनॉमी, क्या है हमारा इकोनॉमी, उससे संबंधित हमने एक छोटी सी बात की। ये इकोनॉमिक्स शब्द आया कहां से, आए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो चलो, अमित कुमार जी कह रहे हैं, और अरे वाह सर जी, गुरु जी प्रणाम, समझ आ रहा है, आवाज भी क्लियर है। विधि केशवानी, यस सर, वॉइस क्लियर है और समझ भी आ रहा है, थैंक यू सो मच। तो अब ये चर्चा करते हैं कि ये इकोनॉमिक्स शब्द आया कहां से है। समझिएगा ध्यान से। द टर्म इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो ये टर्म आया कहां से? द टर्म इकोनॉमिक्स, द टर्म इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक शब्दावली से लिया गया मेरे दोस्तों इकोनॉमिक्स शब्द को। और वो ग्रीक शब्दावली है क्या, उसको सुनिएगा। ग्रीक शब्दावली क्या है उसको सुनिएगा मेरे लाल, उसको सुनिएगा। ये है, वो है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, ये है ओइकोनोमिया, ओइकोनोमिया या फिर ओकोनोमिया। प्रोनाउंशिएट आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो क्योंकि ग्रीक शब्दावली है, इंडियन वाली इंग्लिश में नहीं है। ओइकोनोमिया शब्द से ये इकोनॉमिक्स शब्द लिया गया, अर्थशास्त्र नहीं लिया गया। इसका मतलब अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये खुद दो शब्द से मिलकर बना है। एक बना है ओकोस से और दूसरा बना है नोमोस से, दूसरा बना है नोमोस से। ओकोस का मतलब होता है मेरे दोस्त होम, होम यानी घर, घर यानी आवास, होम यानी घर, घर यानी आवास। और नोमोस का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ या फिर रूल यानी नियम या कानून, नियम या कानून, घर चलाने का कानून, घर चलाने का कानून। किस तरीके से उसकी थियरी बनाई है घर चलाने का कानून, इसकी चर्चा है। इकोनॉमिक्स यही कहता है। कहां से लिया गया? ग्रीक शब्दावली ओइकोनोमिया से लिया गया। दो शब्दों से मिलकर बना है, ओकोस से बना, नोमोस से बना। ओकोस का मतलब होम है, नोमोस का मतलब रूल है। इतनी बेसिक बात समझ गए तो इनके पप्पा की बात समझ लेते हैं। इनके फादर साहब कौन है? इकोनॉमिक्स का फादर किसको कहा जाता है मेरे भाई? इकोनॉमिक्स का फादर किसको कहा जाता है? थैंक यू सो मच सर। अमित सर कह रहे हैं बहुत बढ़िया सर, सुपर, थैंक यू सो मच। तो चलिए इकोनॉमिक्स के पप्पा के बारे में समझ लेते हैं। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है मेरे भाई? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, आओ इनके पापा जी के बारे में पढ़ते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र का पापा किसको कहा जाता है? जैसे सभी विषय की जननी कही जाती है हमारा अपना फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री, ठीक उसी प्रकार से फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं एडम स्मिथ। किसको कहा जाता है मेरे भाई? एडम स्मिथ साहब को कहा जाता है। याद रखिएगा एडम स्मिथ साहब को। इन्होंने वैसे बहुत सी थियरी दी, बहुत सी किताबें लिखी, लेकिन 1776 में जो बुक लिखी वो वाकई में काबिले तारीफ थी। 1776 में जो बुक लिखी वो वाकई में काबिले तारीफ थी। क्या नाम था बुक का? द वेल्थ ऑफ नेशंस। और ये किताब याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा रहा है।
वेल्थ ऑफ नेशंस, इन्होंने एक किताब लिखी है 1776 में। ये किताब आप याद रखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशंस, एग्जाम में पूछा जा रहा है मेरे भाई, एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो एक बार आप सभी लोग फटाक से शेयर कर दो, क्योंकि समझना यही है, अगर ये नहीं समझ आएगा मेरे दोस्त तो फिर आगे और कुछ भी नहीं समझ आएगा। अगर ये नहीं समझ आएगा तो आगे और कुछ भी समझ नहीं आएगा जब मैं MCQ कराऊंगा। तो जल्दी से शेयर कर दो ये वीडियो, जल्दी से लिंक शेयर कर दो। आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, कितने प्रकार का इकोनॉमिक्स है, कितने प्रकार से इसको डिवाइड किया गया। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, यानी अर्थशास्त्र के प्रकार। मेरे भाई अर्थशास्त्र के प्रकार, तो अगर बेसिक मुद्दे पे बात की जाए तो इसको दो भाग में डिवाइड किया गया। एक तो डिवाइड है, इसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, हिंदी में क्या बोले इसको, समष्टि अर्थशास्त्र। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र मेरे भाई समझिएगा, समष्टि मतलब बृहद, समष्टि मतलब बृहद, इसलिए इसको और भी बोला जाता है वृहत अर्थशास्त्र। वृहत अर्थशास्त्र भी बोला जाता है बड़ा। अब आपको, और दूसरा क्या है, दूसरे का भी नाम लिखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको क्या बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। हिंदी वालों सुन लो, हिंदी वालों सुन लो, व्यष्टि अर्थशास्त्र, या फिर माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। इतनी चीज, ये बेसिक चीज। सवाल पूछता है कि कितने भाग में डिवाइड है, एसएससी में तो यही सवाल पूछेगा। एनटीपीसी का जो लेवल आ रहा है एग्जाम का, इससे आगे नहीं जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स पूछता है कि ये किसके अंतर्गत आता है, तो भी आप बता ले जाओगे। क्यों, मैं आपको समझा देता हूं, इसलिए भाई, इसलिए। चलिए क्या है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देखते हैं। और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, आप लोग जल्दी से पहले शेयर कर दो, आप फटाफट से शेयर कर दो वीडियो को। अब देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, मैक्रो यानी बृहद, यहां पे होल स्टडी होती है। यहां पे क्या होती है मेरे दोस्तों, होल स्टडी। स्टडी तो होगी ही होगी, ठीक है बात, क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक्स है तो स्टडी होगी। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत क्या होता है, अध्ययन होता है, और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। एक थियरी है, इकोनॉमिक्स इज अ थियरी एंड इकोनॉमी इज अ प्रैक्टिकल। इतनी बेसिक चीजें समझनी है, वो पढ़ा और वहां पे जाके यूज किया। तो ये सिर्फ यहां पे अध्ययन होगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेरे भाई किसी देश के लेवल का, किसी कंट्री के लेवल का होल डिपार्टमेंट का स्टडी किया जाता है। जैसे होल डिपार्टमेंट का स्टडी किया जाता है, यानी उसके अंतर्गत पूरा संपूर्ण आ जाता है। जैसे अगर हम बात करें नेशनल इनकम ऑफ इंडिया की, अगर हम बात करें मेरे भाई नेशनल इनकम ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए, तो इसका एग्जांपल समझिएगा क्या कहते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम ऑफ इंडिया की, तो किसकी, क्या ये किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया में? बिल्कुल नहीं। ये किसकी बात हो रही है? पूरे भारत की बात हो रही है। तो पूरे भारत की बात हो रही है, तो बृहद है कि सूक्ष्म है? सर बृहद है। बृहद है तो किसका एग्जाम्पल बनेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल बनेगा। और यही सवाल पूछता है, अगर हम पढ़ने जाएं मैक्रो को तो इतनी मोटी किताब पढ़ेंगे मेरे भाई, क्या उसका कोई मतलब होता है? कोई मतलब नहीं है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे वनडे एग्जामिनेशन में। नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय इसका क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की बात करें, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें मेरे भाई, यानी रोजगार की बात करें, तो क्या हम रोजगार का जो डेटा निकलता है वो हमारे घर का डेटा निकलता है, हमारे मोहल्ले का निकलता है? वो पूरे देश का निकलता है, वो पूरे देश का निकलता है, यानी इंडिया का। तो ये भी क्या हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स का यानी समष्टि अर्थशास्त्र का एग्जाम्पल हो जाएगा। तीसरे एग्जाम्पल की बात की जाए, अगर जीडीपी की ही बात कर ले, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो क्या वो एक मोहल्ले का निकलेगा? पूरे देश की। अगर जीडीपी ऑफ इंडिया की बात करें,
जीडीपी ऑफ इंडिया की बात करें, अगर मैं अपनी जीडीपी की बात बताऊं या अमित सर के जीडीपी की बात बताऊं तो वो माइक्रो में नहीं जाएगा, वो माइक्रो में चला जाएगा, छोटे वाले में चला जाएगा, व्यष्टि यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है, अगर मेरी जीडीपी की बात हो या अमित सर के जीडीपी की बात हो तो छोटे वाले में चला जाएगा। ठीक है बात, या फिर सिंध बेकर्स के जीडीपी की बात हो जाए तो वो सब छोटे, लेकिन जहां पे टर्म मिल गया इंडिया, तो इंडिया है मेरा भाई होल, तो ये चला जाएगा मैक्रो। इसी तरीके से कुछ भी आप सोच सकते हो, इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया, इन्फ्लेशन रेट या फिर इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में जो स्टडी होगी, मुद्रास्फीति दर भारत की। तो इस तरीके से जो भी एग्जाम्पल बनते हैं मेरे दोस्त, इस तरीके से जो भी एग्जाम्पल बनते हैं उसको याद रखिएगा, जो बृहद में होता है, जो संपूर्ण में होता है, जो होल में होता है, वो सब मैक्रो के डेफिनेशन, मैक्रो के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अगर माइक्रो का एग्जाम्पल देखा जाए तो, अगर माइक्रो का एग्जाम्पल देखा जाए तो इंडिविजुअल व्यक्ति की बात होगी, इंडिविजुअल व्यक्ति की बात होगी, इनकम ऑफ शरद, अगर इनकी बात हो रही है तो ये, या फिर इनकम ऑफ रिलायंस, इनकी बात हो रही तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, किसी कंपनी की बात हो रही तो ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आ जाएंगे मेरे दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आ जाएंगे। आई होप इतनी चीज समझ आई, इतनी चीज समझ आई तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते मेरे भाई, और समझते हैं कि ये अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था है क्या। इतनी चीज आई होप क्लियर हुई होगी कि माइक्रो और मैक्रो है क्या। पूछता क्या है, आप सवाल समझ लीजिए कि अर्थशास्त्र के फादर कौन है, आपने बता दिया एडम स्मिथ साहब है। आपसे ये पूछेगा कि उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी एडम स्मिथ ने, आपने बता दिया वेल्थ ऑफ नेशंस लिखा है। मैं आगे चल के और भी किताबें उनकी बताऊंगा कि 1776 में। फिर इन्होंने कहानी आगे बढ़ी कि इकोनॉमिक्स कितने भाग में डिवाइड है, 1 2 3 4 ऑप्शन आ गया, हम छोड़ के चले आए तो 2 भाग में डिवाइड है मेरे भाई। कौन कौन सा भाग है, कौन कौन सा भाग है, इस चीज को समझना है। तो इस चीज को समझना है कि एक है मेरे भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि, जो बड़ा वाला अर्थशास्त्र है, इसको किसने बनाया है, इसको, इसकी खोज करता है, इसके इन्वेंटर जो भी कहो, इसके फादर साहब मैक्रो के किसको कहे जाएंगे, मैक्रो के पप्पा कहे जाएंगे मेरे भाई। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, समझ लो। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं जॉन मिनार्ड कीन्स, जेएम कीन्स कहे जाते हैं, जेएम कीन्स कहे जाते हैं मेरे दोस्त। इसी चीज को समझ लीजिए, जेएम कीन्स कहे जाते हैं इसके फादर। ठीक है, जेएम कीन्स कहे जाते हैं। 1930 ईस्वी में जेएम कीन्स ने एक पुस्तक पब्लिश की थी और 1929 यानी 1929 में पूरे विश्व में ऐसा समझ लो कि मंदी आई थी। उस मंदी से निकलने के लिए इन्होंने बताया था जेएम कीन्स ने कि दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र है, उसका एक इस तरीके से अध्ययन किया जाए कि उसको मैक्रो के अंदर लेके आ जाए, यानी वृहद में लेके आ जाए, तब जाके कुछ चीजें ठीक हो सकती है। अगर इंडिविजुअल की बात करेंगे तो कभी वो चीजें ठीक नहीं हो सकती। मंदी की अर्थव्यवस्था में सब लोग अगर मिलजुल के कार्य करें, उसके ऊपर अध्ययन किया जाए तो जाके चीजें ठीक हो जाएंगी। ये किसने बोला था, जॉन मिनार्ड कीन्स ने बोला था मेरे भाई। किसने बोला था, जॉन मिनार्ड कीन्स ने बोला था। इस चीज को समझिएगा, अलग अलग किताब भी इन्होंने लिखा था, तो यहां से ये चीज आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हम चर्चा करने वाले हैं, नेक्स्ट हम एक दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम क्या है मेरे भाई, इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, मैंने पहले बताया। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स होता है स्टडी ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग, और इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल ऑफ दैट समथिंग समथिंग समथिंग। यानी इकोनॉमिक्स में होता है कि आपने प्रोडक्शन का स्टडी किया, आपने कंजम्पशन के लिए स्टडी किया, आपने फिस्कल पॉलिसी के लिए स्टडी किया, आपने बहुत सारी चीजें जीडीपी, एनएनपी, इन सब के लिए स्टडी कर लिया है। स्टडी के बाद अब यहाँ पे जो बेसिक चीज होता है ये होता है प्रैक्टिकल, कि हो कैसे रहा है वो चीज, किस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाएं, किस तरीके से प्रोडक्शन कम करें, उसके ऊपर जो विचार होता है ये कहलाता है हमारा अर्थव्यवस्था। हमारे घर के कभी कभी अर्थशास्त्र खराब होता है कि अर्थव्यवस्था खराब होती है, बताइए। जब हम बैठ के अपने घर के लिए सोचते हैं कि किस तरीके से चीज किया जाए, किस तरीके से हमें अपने खर्चे को कम किया जाए, बहुत सारी चीजें, तो ये हम समझते हैं मेरे भाई, एक स्टडी प्लान करते हैं, अपनी अर्थशास्त्र लगाते हैं वहां पे।
लेकिन हमारे घर की जब हालत खराब हो जाती है, हमारे घर की जब स्थिति खराब हो जाती है, पैसा नहीं होता, तो हमारी अर्थशास्त्र नहीं बिगड़ता, हमारा अर्थव्यवस्था बिगड़ जाता है। इस चीज को समझ रहे हैं आप, हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। तो यही है, क्योंकि अब जो प्रैक्टिकल की चीजें भैया खराब वही होती है, थियरी की चीजें थोड़ी खराब होगी। इंडिया का अर्थव्यवस्था अच्छा है कि इंडिया की इकोनॉमिक्स अच्छी है? भैया इकोनॉमिक्स तो जहां है वहां है, इंडिया की अर्थव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो आइए इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। तो यही है कि इंडिविजुअल चीजों को लेके जो हम चीजें करते हैं, जीते जागते स्वरूप में करते हैं, बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, उसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था किसी भी देश की। अगर 1 by 1 करके बात करें तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की अगर बात करें हम लोग, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की मेरे भाई, यहीं से सवाल पूछता है मेरे दोस्तों, यहां से सवाल पूछता है। ये पहला ही सोच लो चैप्टर, और पहले चैप्टर से ही बहुत मात्रा में सवाल आते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने इकोनॉमी एक लिख देनी है मेरे भाई, सबसे पहले एक इकोनॉमी लिख देनी है, उदारवादी अर्थव्यवस्था। उदारवादी अर्थव्यवस्था, उदारवादी यानी लिबरल, उदारवादी यानी लिबरल इकोनॉमी। इसी का एक दूसरा नाम अगर मैं यहां पे लिख दूं तो ये है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी इसी को कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी इसी को कहा जाता है मेरे भाई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब ये है क्या पूंजीवादी? क्या भारत देश है पूंजीवादी? समझ के बताओ, सोच के बताओ, भारत देश पूंजीवादी है क्या? कैपिटलिस्ट है क्या? एक ऐसी अर्थव्यवस्था, एक ऐसा देश जहां पे राज्य का इंटरफेरेंस यानी देश का यानी सरकार का इंटरफेरेंस बहुत ही कम हो, जहां पे सरकार का इंटरफेरेंस इकोनॉमी में बहुत ही कम हो। दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी, इसका डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी where the role of या interference of, intervention of the role of government or state is very very low। यहां पे कौन हावी रहता है? यहां पे प्राइवेट सेक्टर हावी रहता है, यहां पे प्राइवेट सेक्टर हावी रहता है। ठीक है, तो all decision done by प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र का मेरे भाई बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है, निजी क्षेत्रकों का ऐसी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। क्या ऐसी ही बात होनी चाहिए भारत में भी? क्या ऐसी ही बात होनी चाहिए भारत में भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरह? लेकिन अब धीरे 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 हम लोग पूंजीवादी की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, देखते हैं आगे क्या होता है। ये एक बेसिक, जैसे एक एग्जांपल अगर ले लिया जाए, जैसे एग्जांपल के लिए यूएसए की बात कर लें, फ्रांस की बात कर लें, ब्रिटेन की बात कर लें, इन सभी देशों में कैसी इकोनॉमी है मेरे भाई? इन सभी देशों में इस टाइप की इकोनॉमी है, यानी कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। धीरे धीरे अब वहां पे उस तरीके से जो होते हैं, वहां पे प्राइवेट सेक्टर बड़े ज्यादा हावी होते हैं, इसलिए वहां के सर्विस चार्जेस बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे कि कुछ समय बाद हमारे यहाँ भी सर्विस चार्जेस धीरे 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 क्या हो जाएंगे? बढ़ते हुए चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन ही तो हो रहा है। पहले आप प्लेटफॉर्म पे जाते थे, रेलवे के मान लो 2 रुपए 5 रुपए का टिकट हुआ करता था, अगर वही प्लेटफॉर्म अडानी के पास चला जा रहा है तो उसका वो हो सकता है 50 रुपए लगा दे, अभी लगा ही था, हो सकता है 100 रुपए लगा दे। तो जैसे ही प्राइवेटाइजेशन चीजों का होता है वैसे ही प्राइजेस क्या हो जाते हैं उसके, ऐसा अनुमान है कि वो प्राइजेस बढ़ जाते हैं, उनकी सर्विसेज क्या हो जाती है, सर्विस चार्जेस भी बढ़ जाती है, इंक्रीमेंट हो जाता है उसका। नेक्स्ट इकोनॉमी की अगर बात करें तो एक हमने पढ़ा उदारवादी यानी कैपिटलिस्ट। दूसरी इकोनॉमी की बात करेंगे, देख ले पहले आप लोग को समझ आ रहा है तो आप लोग एक बार बोल दो यस सर, समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है।
चलिए, सर यू आर रियली वर्किंग हार्ड फॉर द स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिनके पास नहीं है उस तरीके से पेड कोर्स खरीदने के लिए, मैं उनको ऐसे ही फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दूँ, उनको ऐसे ही फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दूँ विधि के श्वान। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और कमेंट लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि अमित सर भी क्लास में थे, विधि केशवानी थी, मामोनी साधु थे, नगमा सिद्दीकी थी, अविरल जी थे, और सभी लोग थे, नितेश पांडे थे, ये सब लोग क्लास को एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगर आप लोग क्लास में बने हुए हो तो शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और मेरा भी हौसला बढ़ाते रहिए कि आप लोग को समझ आ रहा है। मेरा भी मेरे भाई हौसला बढ़ाते रहिए कि आप लोगों को समझ आ रहा है। चलिए, तो दूसरे वाले अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जिसका नाम है सामाजिक अर्थव्यवस्था, जिसका नाम है सामाजिक अर्थव्यवस्था। सामाजिक अर्थव्यवस्था यानी सोशल इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करेंगे। सामाजिक, यहाँ पे कौन सी चीजें ज्यादा हो जाएंगी, यहाँ पे देखना मेरे भाई, यहाँ पे समझना कि क्या कहानी बदल रही है और किस तरीके से कहानी ठीक हो जाएगी। ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट अगर कर दिया जाए, ऊपर वाले का अगर जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, राज्य या सरकार का पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण नियंत्रण, जिस अर्थव्यवस्था में हो, जिस अर्थव्यवस्था में हो उसे सामाजिक अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसे सामाजिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। In socialist economy, the full power, full effect, पूरा प्रभाव होता है किसका? सरकार का। सारी चीजें तय तमाम कौन करती है? सरकार तय तमाम करती है। चाहे जिस भी प्रकार का ट्रेड हो, चाहे जिस भी प्रकार का आयात हो, निर्यात हो, ये सब किसके अंडर होता है? ये सब होता है मेरे भाई सरकार के अंडर, यानी राज्य के अंदर। ये हमारा एक बेसिक फंडा है। मतलब यहाँ पे प्राइवेट पार्ट को, प्राइवेट सेक्टर को मौका ही नहीं मिलेगा, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को मुंह उठाने का मौका ही नहीं मिलता। समझिएगा बात को। किसी भी प्रकार की जो सरकारी चीज है उस पर सिर्फ और सिर्फ सरकारी लोगों का अधिकार है। जैसे अगर भारत देश में सिर्फ बसें चलती सरकारी, सिर्फ सरकारी बसें चलती, सिर्फ सरकारी ट्रेन चलते, सिर्फ सरकारी स्कूल होते, सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल होते, सब कुछ सरकारी होता मेरे भाई, गवर्नमेंट का होता, तो ये भी कैसा हो जाता? मतलब प्राइवेट कुछ होता ही नहीं। आपको टैक्सी भी बुक करनी है तो गवर्नमेंट की टैक्सी होगी। तो यहां पे भी क्या हो जाता है? यहां पे भी सामाजिक अर्थव्यवस्था होती है। क्या ऐसा यहां पे है? यहां पे अगर हम सरकारी बस से नहीं जाना चाहते हैं, जनरल से, शताब्दी से नहीं जाना चाहते, तो क्या हम रेड बस ऐप के थ्रू कोई प्राइवेट बस नहीं बुक कर सकते हैं? कर सकते हैं, है ना। अगर अब तो प्राइवेट, अगर हम सरकारी ट्रेन से नहीं जाना चाहते, जल्दी जाना चाहते, थोड़े से चार्जेस बढ़ा के, क्या हम नहीं जा सकते हैं? प्राइवेट ट्रेन से जा सकते हैं सर। तो इस तरीके की चीजें, अगर हम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते, क्या हम प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं? प्राइवेट स्कूल में। यानी भारत देश में कैसा चल रहा है सिस्टम? भारत देश में सरकार का भी नियंत्रण है और प्राइवेटाइजेशन का भी नियंत्रण, प्राइवेट सेक्टर का भी नियंत्रण। तो उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पे सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? वो सब कुछ सरकार कंट्रोल कर रही है मेरे भाई। ऐसा किस देश में वर्तमान समय में? तो वर्तमान समय में बहुत कम देश है मेरे भाई, लेकिन पहले कहां पे था? पूर्व सोवियत संघ में था। पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ की इकोनॉमी ऐसी हुआ करती थी, यानी यूएसएसआर, यूएसएसआर मेरे भाई। कहां पे? यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, यहां पे भले ही ये किसी काम का ना हो, पूछ सकता है कि सामाजिक अर्थव्यवस्था का कोई उदाहरण दीजिए, तो आप पूर्व सोवियत संघ लगा सकते हैं। अगर यूएसएसआर आ गया तो आप ये भी सोच सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है। तो जो चीज सामने मिले, कोई देश सामने मिल जाए मेरे भाई, उसका राजधानी याद कर लो, कोई एब्रिविएशन मिल जाए, उसका फुल फॉर्म याद कर लो फटाफट। तो इसका क्या होता है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन्स। कुछ भी मिले भाई, यही पढ़ना होता है।
अगर आप एमसीक्यूज पढ़ते हो कभी, अगर आप कभी एमसीक्यू पढ़ते हो मेरे दोस्त, तो एमसीक्यू में आपको एक ही सवाल तो मिलेगा, इसलिए डिस्क्रिप्टिव पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर मैं एमसीक्यू कभी पढ़ाता हूं तो इस टाइप की सारी चीजें आपके सामने रिवील करके रख देता हूं, उसकी बखिया उधेड़ देता हूं, यानी उसकी जो भी चीजें होती है वो सारी की सारी आपके सामने मैं प्रस्तुत करा देता हूं। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये था एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे, नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे भैया तीसरे टाइप की इकोनॉमी की, तीसरे टाइप की इकोनॉमी, और ये है क्या? थर्ड इकोनॉमी। इसका नाम है मेरे भाई मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये देखो इसमें मिश्री घुल गई, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप समझिएगा ये मिश्रित हो गई। ऊपर वाला जो दोनों था, ऊपर वाला था मेरे भाई कैपिटलिस्ट और प्लस सोशलिस्ट, प्लस सोशलिस्ट, इन दोनों का मिक्सचर होता है। कैपिटलिस्ट में क्या था मेरे भाई? प्राइवेट सेक्टर हावी था। कैपिटलिस्ट में क्या था? सुनना, प्राइवेट सेक्टर हावी था मेरे मुन्ना, प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र। और सोशलिस्ट में क्या था? सोशलिस्ट में गवर्नमेंट सेक्टर था, गवर्नमेंट सेक्टर, या फिर क्या समझो पब्लिक सेक्टर, इसको लो पब्लिक सेक्टर। यहां पे क्या था? पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र। तो ऐसी टाइप की इकोनॉमी जहां पे प्राइवेट सेक्टर को भी दर्जा मिला है, पब्लिक सेक्टर को भी दर्जा मिला है काम करने का, मिलजुल के, ऐसी स्थिति को बोलते हैं मेरे भाई मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था शुरू से ही कैसी अर्थव्यवस्था थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। लेकिन 1991 में एलपीजी का इंट्रोडक्शन कर दिया था हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का एलपीजी का इंट्रोडक्शन किया। वहां से अपनी देश की अर्थव्यवस्था धीरे 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 कहां पे जानी शुरू हुई? धीरे धीरे वो कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था की तरफ जानी शुरू हुई। फिर उसके बाद महाभूचाल आया 2014 से 2019, फिर 19 से लेके अब तक ऐसा भूचाल है कि अब चीजें धीरे धीरे पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट होती चली जा रही है। ऐसा हो सकता है एक समय आए कि आपको सारी चीजें प्राइवेट ही मिले, सरकारी स्कूल बंद हो जाए, सरकारी बस बंद हो जाए, सरकारी ट्रेन बंद हो जाए, बहुत सारी सरकारी चीजें जो आपके सामने आज दिख रही हैं वो सब के सब प्राइवेटाइजेशन में चले जाए। तो ऐसी स्थिति जब आएगी तो उसको बोलेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हालांकि ऐसी स्थिति में भी बड़ा ही टाइम है, बड़ा टाइम है, ठीक है। सारी चीजें उठा के, बैंकिंग उठा के किसको दे दी जाए? प्राइवेट के हाथों। बहुत कम बैंक बचे, अब सरकारी 12 बैंक बचे मेरे भाई। पहले कितने थे? कभी 26-27 हुआ करते थे। तो उन सभी को अब कम कर दिया गया है, आगे चल के और कम कर दिया जाएगा। तो काम चोरी बंद कर दी जाए, काम चोरी बंद कर दी जाए तो पब्लिक सेक्टर अभी भी हावी रहेगा प्राइवेट सेक्टर पे। लेकिन पब्लिक सेक्टर में ज्यादातर जगहों पे इतनी ज्यादा काम चोरी होती है, इतनी ज्यादा नमक हरामी होती है, हराम की कमाई खाते हैं लोग, कि ऐसी चीजें करनी पड़ जाती हैं। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता प्राइवेट सेक्टर का, लेकिन मजबूरी में जब करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। समझिएगा, सरकारी स्कूल के टीचर अगर नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे प्राइवेट में तो भागेंगे ही भागेंगे मेरे भाई, बच्चे प्राइवेट में भागेंगे। तो ऐसी इकोनॉमी कहाँ की है मेरे दोस्त? ऐसी इकोनॉमी है, समझिएगा, ये इकोनॉमी है इंडिया की। फिलहाल के लिए तो यही इकोनॉमी है इंडिया की, मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखेंगे आगे चल के कैसी इकोनॉमी होती है। तो नेक्स्ट अगर बात करें एक और ऐसे इसी में बात करें तो एक नए टाइप की इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी की भी यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी यानी बंद अर्थव्यवस्था। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा ध्यान से, बंद अर्थव्यवस्था। दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी where fully restrictions, that type of economy where fully restrictions for export and import with
अदर कंट्रीज, विद अदर कंट्रीज। समझिएगा ध्यान से, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ लगभग पूरी तरीके से, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं मेरे दोस्त, लगभग पूरी तरीके से आयात और निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया जाए। एक देश अगर मैं यहां पे नाम लिख दूं, उसका एग्जाम्पल में नॉर्थ कोरिया, अगर मैं इस देश का नाम लिख दूं नॉर्थ कोरिया मेरे भाई, तो नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिसने 99% चीजें बैन कर रखी है। वो अपने देश से किसी दूसरे देश में ना तो भेजता है, ना दूसरे देश से अपने देश में मंगाता है। जो चीजें उसके पास है उसी में संतुष्ट रहता है, उसी में अपना जीवन यापन करता है वो देश। और दुनिया की लगभग सारी चीजें उसके पास है, दुनिया की लगभग सारी चीजें उसके पास है। तो ऐसी इकोनॉमी को क्या कहा जाएगा? ऐसी इकोनॉमी को कहा जाएगा क्लोज्ड इकोनॉमी। इसी का एक भाई है, वो अपोजिट भाई है, उसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। आइए उसको भी समझते हैं। इसी का एक भाई है, उसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी, यानी खुली अर्थव्यवस्था, यानी खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है? जो इस क्लास को पढ़ रहा होगा मेरे भाई, मजा उसी का है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न उसी को मिलेंगे। अब ये क्लास हो सकता है लगातार मैं चलाऊं, अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो, आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ये क्लास लगातार चलेगा, रेगुलर बेसिस पे चलेगा। जितने भी टॉपिक्स हैं इसको इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा और उसके बाद एमसीक्यू लेके आया जाएगा। अगर आपको मजा नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, तो फिर क्लास कराने का कोई फायदा नहीं होगा, फिर तो पेड़ ही बेचेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कुछ परीक्षा 365 की तरफ से आपको अगर ये चीजें मिली हैं फ्री में, तो आप उसको गेन करो, ग्रैब करो। चलिए, खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है मेरे भाई, समझिएगा। खुली अर्थव्यवस्था होती है कि दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी वेयर वेरी लो या लेस रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यानी आयात और निर्यात पर, यानी आयात और निर्यात पर बेहद कम प्रतिबंध, बेहद कम प्रतिबंध, बहुत कम प्रतिबंध है मेरे भाई आयात निर्यात पर, उसको बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था एग्जाम्पल के लिए देख लें, हांगकांग, सिंगापुर इत्यादि। इन सब देशों में कैसी अर्थव्यवस्था है? इन सब देशों में खुली अर्थव्यवस्था है। आई होप ये अर्थव्यवस्था आपको समझ आया। हमने इकोनॉमिक्स से कहानी शुरू की, हम अर्थव्यवस्था पे कहानी आके अभी रुके हैं, अर्थव्यवस्था की कहानी पे आके रुके हैं मेरे भाई। चलिए, एसएससी मैथ्स भी क्लास में, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी ऑफ इंडिया, बहुत बढ़िया सर, समझ आ रहा है। तो अगर आप सभी लोग को समझ आ रहा है तो क्लास में बने रहिए, क्योंकि क्लास अभी समाप्त होने वाली नहीं है। आपको इतनी चीज समझ आई, इकोनॉमी से रिलेटेड सारी चीज समझ आई, तो अब थोड़ी सी हम लोग बात कर लें मेरे भाई, अब थोड़ी सी बात कर ले, थोड़ी सी चर्चा कर लें कि भारत की इकोनॉमी और सेक्टर के बारे में, भारत की इकोनॉमी और सेक्टर्स के बारे में, यानी क्षेत्र के बारे में। तो आइए समझते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था के मेरे भाई क्षेत्रफल, कौन कौन से क्षेत्रक हैं? आपने सुना होगा प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं और टर्शियरी होते हैं। आपने सुना होगा प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं और टर्शियरी होते हैं। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, हिंदी में बोलते हैं इसको प्राथमिक क्षेत्र, हिंदी में इसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र मेरे दोस्त। ठीक है, अब समझिए कहता क्या है। वो सारी चीजें, वो सारी प्रोडक्शंस जो डायरेक्ट प्राप्त होती है, ऐसा समझिए, जो अर्थ से रिलेटेड है, जो धरती से रिलेटेड है, या फिर प्राकृतिक संसाधनों से मिलता है। आप उसको नहीं बनाते, जो प्राकृतिक संसाधनों से मिलता है वो सब किसके अंतर्गत चला जाएगा? वो सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत चला जाएगा। या फिर अगर इसको एक दूसरा नाम दे दे तो इसको एक नाम देते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। चल, एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि क्षेत्रक भी इसी को बोल सकते हो, कृषि क्षेत्रक भी इसी को बोल सकते हो। कृषि से रिलेटेड मेरे भाई जो भी चीजें उत्पन्न हो रही है, पैदा हो रही है, वो सब किस में जाएगा? प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा। वो सब किस में जाएगा? प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा। क्लियर है?
आओ तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछता है। हमारे एग्जाम में क्या पूछेगा, यही पूछेगा। यहां पे सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, एग्रीकल्चर, पहला एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में बात करें वनारोपण यानी फॉरेस्ट्री। पेस्ट्री नहीं लिखा है, क्या लिखा है, फॉरेस्ट्री लिखा है, पेस्ट्री नहीं, ठीक है। फॉरेस्ट्री यानी वानिकी, वानिकी यानी वन वाला, ठीक है, फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट बात करें फिशिंग यानी मछली मारना, मछली उत्पादन, फिशरी या फिशिंग, ठीक है। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, ठीक है, ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी माइनिंग एग्जाम्पल, माइनिंग यानी खनन, उत्खनन, ये। नेक्स्ट मेटल की बात करें यानी धातु, अयस्क, ये सब भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, इसी के अंतर्गत आ जाएंगे मेरे दोस्त, इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। डेयरी यानी दूध उत्पादन, दूध उत्पादन, ये सब भी किसके अंतर्गत, प्राइमरी सेक्टर। ये एग्जाम्पल पूछेगा आपसे एग्जाम में, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में ये एग्जाम्पल उठा के आ जाएगा, क्या कर लोगे। इनमें से बताओ कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का है, या फिर बताओ फिशिंग या फिशरी किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक से द्वितीयक और तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। सोच में पड़ जाते हैं, आंख बंद करते हैं, जय माता दी लगाते, तुक्का मार के चले आते हैं, गलत हो जाता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो यही समस्या है कि हम ध्यान से नहीं पढ़ते। दूसरे सेक्टर की बात करेंगे अब हम लोग। अब हम बात करेंगे मेरे भाई दूसरे सेक्टर की, सेकेंडरी की। अब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करने वाले हैं। सेकेंडरी सेक्टर की यानी द्वितीयक क्षेत्र, यानी द्वितीयक क्षेत्र मेरे दोस्त समझिएगा, द्वितीयक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। प्राइमरी सेक्टर से जो चीज आपको मिली, आलू मिला, मिला, दूध मिला, मिला, दूध से बनाना है कुछ, कहां जाएगा वो, फैक्ट्री में जाएगा। आलू से चिप्स बनाना है, कहां जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा। यानी इंडस्ट्रियलिस्ट क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र भी इसको कहेंगे, औद्योगिक क्षेत्र भी इसको कहेंगे। आओ, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र भी इसको कहेंगे। अब समझिए क्या क्या इसके अंतर्गत आएगा। जो भी चीजें निर्माण हो रही हैं, जो भी चीजें निर्माण हो रही है, जब तक हम उसका यूज ना कर सके, जैसे मान लो एक बिल्डिंग बन रही है, जस्ट एग्जांपल समझिए, आपका घर बन रहा है, अभी छत नहीं बना, क्या आप उसमें रह सकते हो, कंस्ट्रक्शन ही तो है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ही तो है। तो निर्माण, एग्जांपल के लिए क्या ले लें, निर्माण जो अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, निर्माण, जैसे भवन निर्माण, कंस्ट्रक्शन में जैसे बिल्डिंग बन रही हो, ठीक है। पुनर्निर्माण या फिर विनिर्माण, विनिर्माण, विनिर्माण का मतलब क्या होता है, उत्पादन जहां पे होता है, उत्पादन यानी प्रोडक्शन। जैसे फैक्ट्री में बहुत सारी चीजें बनती है, फैक्ट्री में ट्रैक्टर बन रहा है, ट्रैक्टर फैक्ट्री में खड़ा है, चिप्स भी बन रहा है, मिठाई भी बन रही है, और भी जितनी चीजें आपको समझ आ रही है कि फैक्ट्री में बन रही है, वो सब किसके अंतर्गत चला जाएगा, निर्माण के अंतर्गत। जब तक आप उसको उपभोग उसका नहीं कर रहे हैं, जब तक आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं। अब मान लीजिए कंपनी में बस खड़ी है, फैक्ट्री में बस खड़ी है, क्या वहां पे जाके हम उससे कह सकते हैं कि भाई चलो मेरे को देहरादून जाना है, चलो मुझे झारखंड रांची जाना है, ऐसा बोल सकते हो, नहीं। क्यों, क्योंकि वो अभी उत्पादन सेक्टर में, अभी वो सेकेंडरी सेक्टर में, अभी वो सर्विस देने के लिए तैयार नहीं है, अभी वो सर्विस देने के लिए तैयार नहीं है। तब तक उस चीजों को क्या बोला जाएगा मेरे भाई, तब तक उस चीजों को बोला जाएगा उत्पादन, ठीक है बात। ऐसे ही फैक्ट्री में कपड़ा है, ब्रेड है, पेट्रोलियम है, गैस है, जल आपूर्ति है, यही सब एग्जाम्पल हमारे एग्जाम में पूछते हैं, यही सब एग्जाम्पल हमारे एग्जाम में पूछते हैं। क्लोथ्स, ब्रेड, गैस, मेरे भाई ये सब एग्जाम्पल आए हुए हैं एग्जाम में। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई यानी जल आपूर्ति या जलापूर्ति,
ये सब एग्जाम के सवाल हैं, यही उदाहरण याद करके चले जाओ। आपसे अगर प्रश्न छूट जाए तो मुझे बताना, यही उदाहरण बस याद करके चले जाओ। अगर पूछेगा तो यही पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। तीसरे वाले सेक्टर की अब चर्चा करेंगे, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक यानी टर्शियरी सेक्टर। अगर आपको यहां तक समझ आया तो एक बार लिख दीजिए कि सर समझ आया, और अगर नहीं समझ आया मैं लास्ट के 5 मिनट में आप सभी लोग के कमेंट्स को लूंगा। अगर आपने कोई डाउट भी लिख के भेजा हुआ है तो मैं उसको भी पढ़ूंगा, उसको भी समझाऊंगा, तो इसलिए परेशान मत होइए। अगर आपका कोई डाउट है यहीं पे है तो यहीं पे कमेंट लिख के भेज दीजिए, मैं इसी क्लास में आपको समझा के ही जाऊंगा। टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर का मतलब तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र, आप एक बार उसको डाउट जो भी आपका है आप उसको लिख के भेज दीजिए, मैं उसको देखूंगा और आपको बताऊंगा। तृतीय क्षेत्र को एक दूसरे नाम से जानते हैं हम लोग, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र या फिर सर्विस सेक्टर, या फिर सर्विस सेक्टर। यहां पे मिलती है हमें सेवाएं, यहां पे मिलती है हमें सर्विसेज। ठीक है, बस बन के आ गई, आलमबाग बस अड्डे पर खड़ी है, जाएंगे बोलेंगे चलो भैया बनारस, तो लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा? लेके जाएगा। लेके जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन। हमें क्या दे रहा है वो? हमें सर्विस ही तो दे रहा है। क्या दे रहा है मेरे भाई? हमें सर्विस दे रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन किसका उदाहरण हो गया? परिवहन उदाहरण हो गया मेरे भाई सर्विस सेक्टर का। सर्विस सेक्टर हेल्प करता है, मदद करता है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की। इस चीज को समझिएगा। प्राइमरी सेक्टर वो सारी चीजें जो जमीन से पैदा होती हैं, जमीन से उगती हैं, उसको प्राइमरी सेक्टर की चीजें बोली जाती है। सेकेंडरी सेक्टर में जो प्राइमरी सेक्टर की चीजें उठ के आती हैं, बड़ा सा लोहा रॉड है, क्या उसको घर में लगा सकते हैं? नहीं, वो पहले जाएगा, मैन्युफैक्चर होगा, तब ना कुछ करेगा। इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्टर भी कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। उत्पादन क्षेत्र किसको बोलते हैं? दूसरे वाले को। तीसरे वाले को क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। अब ये सेवा क्षेत्र परिवहन का काम है, तो ये प्राइमरी को भी सहायता करेगा और सेकेंडरी को भी सहायता करेगा। ट्रांसपोर्टेशन करेगा कि नहीं करेगा? बैंकिंग है मेरे भाई, बैंकिंग एग्जाम्पल यही आएगा एग्जाम में। बैंकिंग, आपको जहां सेवा मिलती हो, जहां सर्विस मिलता हो। आप होटल गए, लो एग्जाम्पल, होटल गए, यहां का एग्जाम्पल ले लो, यहां सर्विस मिलती है कि नहीं? मिलती है। आप कोचिंग सेंटर चले गए, आप कोचिंग सेंटर चले गए, ये भी क्या है? एग्जाम्पल है। अब ये ना बोल देना सर ससुराल, ससुराल भी क्या है? सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आएगा। आप जाओगे, आपकी सेवा होगी, वो अलग बात है, कुटाई भी होती है लोगों की, है ना? तो ससुराल भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। तो सारी चीजें जहां पे आपको सर्विसेज मिलती हैं वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा मेरे दोस्त? वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? वो सब टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा। अब इसका मूल क्या रहा, इसका सार क्या रहा कि कुल कितने क्षेत्रक है? 3। जब भारत की अर्थव्यवस्था शुरू हुई थी 1950 में, उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा किसका योगदान होता था? तो प्राइमरी सेक्टर का होता था सबसे ज्यादा योगदान। लेकिन वर्तमान समय में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? टर्शियरी सेक्टर का है। तृतीय क्षेत्र का इस समय सबसे ज्यादा योगदान है भारत के क्षेत्र में। अगर देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है, देश की जीडीपी को बढ़ाना है, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है, नेशनल इनकम को बढ़ाना है मेरे भाई, तो सर्विस सेक्टर का बढ़ना बेहद जरूरी है। सर्विस सेक्टर का, सेवा क्षेत्र का बढ़ना बहुत जरूरी। अगर सर्विस सेक्टर नीचे चला गया तो हमारी इकोनॉमी भी क्या हो जाएगी? नीचे चली जाएगी। हमारी अर्थव्यवस्था भी क्या हो जाएगी? नीचे चली जाएगी। समझिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं और कुछ और आपको चीजें समझाते हैं, कुछ और आपको चीजें समझाते हैं। जैसे HDI के बारे में एक रिपोर्ट आती है हर साल, इंपॉर्टेंट है इसलिए ये बता रहा हूं। HDI फुल फॉर्म इसका है ह्यूमन, वैसे तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, उन सब पे चर्चा होगी, GII पे भी होगी, जितने भी हैप्पीनेस इंडेक्स है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा इसको? मानव विकास सूचकांक।
मानव विकास सूचकांक, इसकी रिपोर्ट हर साल आती है। जैसे अभी ये 2020 है तो 2020 की रिपोर्ट पूरा मिला जुला के 2021 तक आएगी, इस तरीके से रिपोर्ट इसकी आती है। तो अभी आई है दिसंबर 2020 में, दिसंबर 2020 में रिपोर्ट आई है और अपना इंडिया, अपना भारत कहाँ पे है मेरे भाई, 131वें नंबर पे है। इंडिया कहाँ पे है, 131वें नंबर पे है। पहले फर्स्ट पोजीशन पे कौन आया, फर्स्ट पोजीशन पे आया है नॉर्वे, फर्स्ट पोजीशन पे आया मेरे भाई नॉर्वे। इसकी जो रेटिंग होती है, ये गणना होती है इसकी रेटिंग, ये जो रेट करता है ये गणना होती है मेरे भाई, मैक्सिमम अगर किसी का रहा तो वो होगा 1 और मिनिमम अगर किसी का रहा तो वो होगा 0। इन्हीं दो के बीच में इसकी गणना होती है, ये भी सवाल पूछता है। HDI का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। और HDR क्या होता है, HDI की ये जो रिपोर्ट होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये कौन पेश करता है, ये पेश करता है मेरे भाई, जारी करता है ये UNDP। कौन करता है, UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस करता है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। 1990 में इसने शुरू किया था, 1990 में, इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब शुरू हुआ था, 1990 में HDI शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया, कौन जन्मदाता है, किसने बताया कि HDI होनी चाहिए मेरे भाई, तो पाकिस्तान के पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, समझिएगा बात को, क्या नाम था उनका, महबूब उल हक, महबूब उल हक। इसी समय इन्हीं के साथ थे मेरे भाई, अगर ये महबूब उल हक नाम नहीं आता है आपके एग्जाम में तो आप अमर्त्य सेन भी कर सकते हैं, अमर्त्य सेन भी कर सकते हैं, वही अमर्त्य सेन जिनको, जो भारत के ऐसे पहले अर्थशास्त्री हैं जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला हुआ था, इकोनॉमिक्स में पहले व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था। क्लियर है, तो ये महबूब उल हक इसके फादर माने जाते हैं HDI के। ये कुछ बेसिक बातें हैं, समझ आई होंगी आपको, समय भी हो चला है क्लास का, तो मैं एक बार आप सभी लोग के उदारवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक बार फिर से समझा दीजिए। बिल्कुल, SSC मैथ ससुराल, ससुराल में भी तो मिलता है मेरे भाई। टर्शियरी मीन्स सर्विस सेक्टर, बिल्कुल ठीक बताया। सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, SSC में। प्राइमरी इज इक्वल टू एग्रीकल्चर, बहुत अच्छा सर। इंडिया भी तो है, किसके अंतर्गत है इंडिया, ओपन इकोनॉमी में इंडिया नहीं मेरे भाई। SSC मैथ्स बहुत बेहतरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको समझ आया। ससुराल तो सर्विस सेक्टर होता ही है। मामोनी साधु ने बोला सर उदारवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक बार फिर से समझा दीजिए, तो समझ लीजिए जल्दी से। उदारवादी का मतलब क्या होता है, उदारवादी और पूंजीवादी एक ही मतलब है। उदारवादी, लिबरल और पूंजीवादी अब एक ही मतलब होता है। उदारवादी में क्या होता है मेरे भाई, प्राइवेट जो सेक्टर होता है, निजी क्षेत्र होता है, उसका ज्यादा वर्चस्व होता है। अगर भारत देश की अगर बात की जाए, भारत देश में अगर सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, एयरपोर्ट प्राइवेट हो गया, रेलवे स्टेशंस प्राइवेट हो गए, बस अड्डे प्राइवेट हो गए, स्कूल प्राइवेट हो गया, हॉस्पिटल्स प्राइवेट हो गए, मतलब बेटा गवर्नमेंट की कुछ भी चीजें नहीं बची। तो ज्यादा वर्चस्व मार्केट में, अर्थव्यवस्था में किसका रहेगा, प्राइवेट सेक्टर का रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। तो जब सारा वर्चस्व प्राइवेट सेक्टर का है, तो ऐसी टाइप की अगर कहीं पे इकोनॉमी है तो उसको बोला जाएगा मेरे भाई कैपिटलिस्ट, पूंजीवाद। जो पूंजीवाद लोग चलाते, सरकार नहीं चला रहा, पब्लिक सेक्टर नहीं चला रहा। ऐसे जाके फिर मुंह उठा के हम किसी पार्क में नहीं बैठ सकते। अभी तो हम जाते हैं ना, जाके किसी भी पार्क में बैठ जाते, क्यों, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर है, वो गवर्नमेंट का है। सार्वजनिक, पब्लिक का मतलब ही क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र सभी लोगों का है। लेकिन जब वो प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा तो हमें उस पार्क में भी नहीं बैठने दिया जाएगा, उसके भी टिकट लगने शुरू हो जाएंगे। जैसे सरकार कहीं कहीं बेसिक टिकट लगा दी है, ताजमहल देखने जाओ, पब्लिक सेक्टर का ही चीज है, ताजमहल सार्वजनिक क्षेत्र का है। ताजमहल देखने जाओ तो हम लोग के लिए बहुत मामूली पैसे लगते होंगे, 50 रुपए 100 रुपए का टिकट लगता होगा। लेकिन अगर वही चीज आगे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ जाता है मेरे दोस्त, तो पूरी तरीके से उसको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर देखता है
तो समझिए हमें लगता है उसी का हमें 1000 रुपए देना पड़ जाएगा, जैसे विदेशियों से लिया जाता है 1100, 1200, 1500 रुपए ताजमहल देखने के लिए लिया जाता है। लखनऊ की बात कर ले, अगर जनेश्वर मिश्रा पार्क में 10 रुपए का टिकट लगता है तो कुछ भी नहीं, अगर उसको प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया जाएगा तो हो सकता है 100 रुपए का, 200 रुपए का टिकट लगे। तो यही फर्क होता है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में। आई होप बेटा समझ आया होगा, उदारवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, आई होप समझ आया होगा। तो आओ एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं और फिर एमसीक्यू लेके चलते हैं मेरे दोस्त, फिर एमसीक्यू लेके चलते हैं। तो तैयार हो जाइए जल्दी जल्दी रिवीजन करने के लिए। ये देखो साउंड क्वालिटी अपनी थोड़ी सी बैड थी, खराब थी, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमने शुरू किया था जिसके अंतर्गत ये था सारी चीजें। तो उम्मीद करता हूं मामूली साधु आपको समझ आया होगा, और समझ आया तो फटाफट से आप मुझे बता दो कि बेटे सर समझ आया, फटाफट से बता दो सर समझ आया। और अगर कुछ और भी पूछना है तो आप उसको भी पूछ सकते हो, अगर कुछ और भी बेटा पूछना है तो आप उसको भी पूछ सकते हो, जल्दी जल्दी आप उसको पूछ लो। तो चलो हमने यहां तक चीजें पढ़ी थी, राजस्व, अंतरराष्ट्रीय, ये सारी चीजें नई परिभाषा के अनुसार क्या था हमारा। अब हम देखेंगे द टर्म इकोनॉमिक्स कहां से लिया गया था मेरे भाई, तो ग्रीक शब्दावली ओकोनोमिया से लिया गया था, ओकोस और नोमोस दो शब्द से। ओकोस का मतलब था होम और नोमोस का मतलब था रूल, घर चलाने का नियम कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एडम स्मिथ, और उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक भी लिखी है मेरे भाई। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करेंगे, एक एक करके एग्जांपल लिया। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया अगर होल की बात करी जाए, जीडीपी ऑफ इंडिया, एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया, एनएनपी ऑफ इंडिया, इन सब की अगर बात की जाए, इन्फ्लेशन रेट ऑफ इंडिया, तो ये सब इसके अंतर्गत आ जाते थे, इनको हमने समझा। अगर माइक्रो में बात की जाए तो इंडिविजुअल की बात करें, मेरी इनकम, तुम्हारी इनकम, उनकी इनकम। मैक्रो हमने बताया कि जॉन मिनार्ड किस उसके फादर हैं और उन्होंने अलग अलग किताब भी लिखी थी। उदारवादी अर्थव्यवस्था की बात करें या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, लिबरल या कैपिटलिस्ट दोनों एक ही मतलब कही जाती है। दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी वेयर द रोल ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट इज वेरी वेरी लो, ऑल डिसीजंस डन बाय प्राइवेट सेक्टर ऑफ मार्केट। मार्केट की बात हो रही है, जैसे यूएसए, फ्रांस एंड ब्रिटेन। सामाजिक अर्थव्यवस्था में क्या होता है, राज्य सरकार या फिर सार्वजनिक क्षेत्र का पूरी तरीके से नियंत्रण होता है, सार्वजनिक क्षेत्र का पूरी तरीके से नियंत्रण होता है, उसे सामाजिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे पूर्व का सोवियत संघ, मैंने बताया यूएसएसआर, यूएसएसआर का मैंने आपको फुल फॉर्म ही बताया, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है। मिक्स्ड इकोनॉमी है भारत की, यहाँ पे कैपिटलिस्ट यानी प्राइवेट सेक्टर भी होता है, सोशलिस्ट यानी पब्लिक सेक्टर भी होता है, दोनों को मिला के जो इकोनॉमी चलती है उसको बोलते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी यानी बंद अर्थव्यवस्था होती है, यहाँ पे ताला बंद होता है, नहीं जा सकते हम लोग, फुल्ली रिस्ट्रिक्शंस होता है। चलो विधि केशवानी को भी समझ आया, मुअज्जम अहमद भी आ चुके, नितेश पांडे। सर आपके समझाने का तरीका काफी अनोखा है, उदाहरण जो देते हैं उसका तो क्या ही कहना। मेरे भाई उदाहरण का क्या कहना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ तो आया ना पांडे जी, पांडे जी समझ आया तो बने रहिए। अब हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू, इसी का करेंगे एमसीक्यू और आप सभी लोग को समझ आएगा। इसी का एमसीक्यू करने वाले हैं मेरे दोस्तों, इसी का एमसीक्यू करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग आ जाइए और तैयार हो जाइए, एमसीक्यू शुरू करने वाले हैं। सिर्फ 5 मिनट का समय है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का समय है एमसीक्यू शुरू करने में, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का समय है। जल्दी से एमसीक्यू 10:17 पे एमसीक्यू शुरू कर दिया जाएगा, 10:17 पे एमसीक्यू शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लिंक को तो शेयर कर दिया करो मेरे भाई, आप लिंक को शेयर कर दिया करो फटाफट से। बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर, थैंक यू सो मच मेरे भाई। आप पूछे नहीं कुछ तो मजा नहीं आया, कुछ तो डाउट रहना चाहिए था ना। ऐसा तो नहीं कि जितना मैंने समझा यही सारी चीजें एग्जाम में आती, कुछ डाउट रहना चाहिए था। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में मैंने बताया, मानव विकास सूचकांक है मेरे भाई, दिसंबर 2020 में आया रिपोर्ट। भारत की स्थिति 131वें नंबर पे, कुल देश कितने, 189 देशों में मेरे भाई, कुल देशों की संख्या कितनी, 189 में से भारत कितने नंबर पे है, भारत है समझिएगा 131वें पे, और वो पाकिस्तान 154वें नंबर पे है। चाइना 50वें नंबर पे है 85, श्रीलंका 72वें नंबर पे है। बांग्लादेश हमसे ज्यादा अच्छा किया मेरे भाई, बांग्लादेश हमसे ज्यादा अच्छा किया है। तो आइए इन्हीं सब के बारे में समझेंगे, एमसीक्यू लेके आएंगे। अभी के लिए इतना ही, सर की टाइमिंग चेंज हो गई है। अरे कुछ भी चेंज ना हुआ भैया, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, बस थोड़ा सा क्लास बड़ा था तो क्लास बड़ा कर दिए। तो चलो एमसी